नमन के मुंह से जैसे ही राघव को पता चला कि सिया का एक्सीडेंट हो गया है, राघव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका माथा चकरा गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में भी राघव सिया का नाम पुकारने लगा। राघव को जमीन पर बेहोश पड़े देखकर नमन और उसके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स राघव के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए। तभी नमन ने राघव के मुंह पर पानी के छींटे लगाई, जिससे राघव को होश आ गया और वो तुरंत उठकर बैठ गया। राघव ने आंखें खोलकर देखा तो उसके लगभग सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े थे और वहीं उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दोनों आदमियों को अपनी बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर पकड़ रखा था, जो सिटी हॉस्पिटल में एक डक्ट के रास्ते के जरिए नंदिनी त्रिपाठी का मर्डर करने गए थे। राघव को जैसे ही होश आया, राघव ने नमन को अपने सामने देखकर उठते हुए नमन से कहा, नमन, तुम झूठ बोल रहे हो ना? सिया ठीक है ना? हो सकता है जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कोई और हो। राघव की बात सुनकर नमन ने अपनी गर्दन झुकाते हुए ना में सिर हिलाया और बोला, सॉरी राघव सर, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिया मैम आपके पास आ रही थी। रास्ते में खंडाला में किसी पहाड़ी के पास उनका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पहाड़ी से नीचे गिर गई। अब तक उनकी गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। नमन की बात सुनते ही राघव चिल्लाते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। सिया मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने। वो जरूर मेरा रास्ता देख रही होगी। मैं जाऊंगा तो वो जरूर मुझे मिल जाएगी। राघव ये सब कह ही रहा था कि तभी उस गुंडे ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुम्हारी दोस्त को मार दिया। अब बारी तुम्हारी पत्नी की है और अब देखो तुम्हारी पत्नी भी मर गई। मैंने मार दिया तुम्हारी दोस्त और पत्नी दोनों को। अब मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि जिसने उन दोनों को मरवाया वो कौन है। और इतना कहकर वो गुंडा जोर जोर से हंसने लगा। उस गुंडे को हंसते देखकर राघव के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से बंदूक छीनकर वहां मौजूद उन दोनों आदमियों को अपनी बंदूक से भून दिया, बिना ये जाने कि उसका दुश्मन कौन है। राघव का ऐसा विकराल रूप देखकर नमन और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स राघव से 2 कदम पीछे हट गए। राघव की गोलियां लगते ही वो दोनों आदमी तुरंत जमीन पर गिरकर मर गए थे, लेकिन राघव अभी भी फायरिंग किया जा रहा था। तभी नमन राघव के पास आया और उससे बंदूक छीनते हुए बोला, राघव सर, ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी मर चुके हैं। नमन ने जैसे ही राघव से बंदूक छीनकर उसे ये बताया कि वो दोनों आदमी मर चुके हैं, वैसे ही मानो राघव बेहोशी की हालत से होश में आ गया और होश में आते ही राघव अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सिया, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। इतना कहकर राघव वहां से उठा और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल गया। पीछे से नमन चिल्लाते हुए राघव की गाड़ी के पीछे भागते हुए बोला, राघव सर रुकिए। राघव सर, लेकिन नमन की आवाज राघव के कानों तक नहीं पड़ी। उसे तो बस फिलहाल उस जगह पर जाना था जहां सिया का एक्सीडेंट हुआ था। इधर निया ने दादी को सीढ़ियों से गिरा दिया था। तभी दादी को खून से लथपथ देखकर निया ने अपने आप से कहा, नहीं, ये मैंने क्या किया? अगर दादी को कुछ हो गया तो राघव मुझे छोड़ेगा नहीं। नहीं, मुझे जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा और इस बुढ़िया का इलाज करवाना होगा। ऐसा कहकर निया ने अपने फोन से डॉक्टर के पास कॉल किया और तुरंत उन्हें घर पर आने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही निया ने दादी की सिचुएशन डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने तुरंत दादी को अपने पास एडमिट करवाने के लिए कहा। एडमिट करवाने के नाम पर निया सोच में पड़ गई। निया ने सोचते हुए अपने आप से कहा, शायद मुझे दादी को अस्पताल में एडमिट करवा देना चाहिए और जब राघव पूछेगा कि दादी वहां तक कैसे पहुंची तो कह दूंगी कि जब दादी सीढ़ियों से गिरी थी तो उनके दिमाग पर चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इतना सोचते हुए निया ने एम्बुलेंस के पास कॉल किया और दादी को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। तभी घबराती हुई सांता वहां आई और चिल्लाते हुए बोली, दादी जी, आप यहाँ नीचे कैसे गिरी? सांता को सिंघानिया मेंशन में देखकर निया चौंक गई। उसे तो लगा था कि फिलहाल सिंघानिया मेंशन में उसके और दादी के अलावा कोई नहीं है, लेकिन सांता अचानक से आ गई, इसलिए सांता को देखकर निया के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी सांता दौड़ती हुई दादी के पास आई और दादी की तरफ देखते हुए निया से बोली, अरे दीदी, मदद कीजिए। देखिए ना, दादी को कितनी चोट लगी है। जल्दी कीजिए, मेरी मदद कीजिए, उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा।
तभी निया ने सांता की तरफ देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सांता, मैंने एम्बुलेंस के पास कॉल कर दिया है, वो लोग अभी बस आते ही होंगे। पता नहीं दादी कैसे सीढ़ियों पर से गिर गई, मैं उन्हें देखकर यहाँ दौड़ी चली आई और आते ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, वो लोग बस आते ही होंगे। निया के इतना कहते ही उनके कानों में एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर निया ने ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो आ गई एम्बुलेंस, अब हम लोग जल्दी से जल्दी दादी को अस्पताल लेकर जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। तभी सफेद कपड़े पहने हुए 2 आदमी घर के अंदर आए और आवाज देते हुए बोले, अरे मैडम, किसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी बताइए। तभी निया ने दादी की तरफ इशारा करते हुए दादी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। निया का इशारा समझकर वो दोनों आदमी दादी के पास आए और उन्हें उठाकर अपने साथ एम्बुलेंस में ले गए। निया भी दादी के साथ जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठी। तभी उसके फोन पर उस आदमी का कॉल आया जिसके पास कुछ देर पहले निया ने कॉल किया था, शक की। उस आदमी का कॉल आता देखकर निया ने फोन कट करते हुए अपने आप में सोचा, इस आदमी से बाद में बात करूंगी, पहले मुझे अस्पताल जाकर दादी का किसी ऐसे डॉक्टर के पास इलाज करवाना होगा जो इस बुढ़िया का मुंह परमानेंट बंद कर दे, वरना ये बुढ़िया मेरी पोल खोल देगी। यही सोचकर निया दादी और सांता के पास उस एम्बुलेंस में बैठ गई थी, लेकिन तभी उसके फोन पर दोबारा कॉल आई। तभी कॉल को रिसीव करने के लिए निया एम्बुलेंस से उतर गई और फोन पर बात करने लगी। निया को फोन पर बात करता देख सांता ने उन दोनों आदमियों को एम्बुलेंस को जल्दी से अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके और दादी का इलाज हो सके। निया जब तक उस आदमी का फोन उठाती तब तक फोन कट गया था और इधर एम्बुलेंस भी सिंघानिया मेंशन से निकल चुकी थी। एम्बुलेंस को सिंघानिया मेंशन से निकलता देख निया ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, अरे रुको। लेकिन निया की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी और वो सभी लोग निया की आवाज सुने बिना दादी को लेकर वहां से चले गए। निया उन लोगों को रोकने की कोशिश करती, उससे पहले उसके फोन पर एक बार दोबारा से किसी का फोन आया। तभी निया ने गुस्से में उस आदमी का फोन उठाते हुए कहा, क्या हो गया, बार बार मुझे क्यों फोन कर रहे हो, जब मैंने एक बार फोन कट कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या। निया की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ मैडम, मुझ पर ऐसे गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपके साथ डील की है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो मन में आएगा वो भौंकेंगी। भूलो मत कि मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कोई छोटा मोटा गली का गुंडा नहीं जो तुम्हारी ऊंची आवाज को बर्दाश्त करूंगा। उस आदमी के गुस्से को देखकर निया ने अपने सुर बदलते हुए माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो क्या है ना, मैं कोई अर्जेंट काम कर रही थी और बीच में आपका कॉल आ गया तो जरा डिस्टर्ब हो गई थी। वैसे ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। तभी उस आदमी ने रोबदार आवाज में कहा, मुझे आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। आपको पता है आप मुझे किसे मारने के लिए कह रही थी। जिस लड़की की तस्वीर आपने मुझे भेजी है उस लड़की के बारे में आप जानती भी हैं कि वो कौन है। अगर मुझे पता होता कि वो लड़की कौन है तो मैं कभी आपका ऑफर एक्सेप्ट करता ही नहीं। एक पल के लिए मैं राहुल सिंघानिया से तो दुश्मनी ले भी लेता, लेकिन उससे दुश्मन नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। इसलिए आज के बाद ना मैं आपसे कोई डील करूंगा और ना ही आपके लिए किसी को मारूंगा। आखिर कौन है सिया जिसकी वजह से उस आदमी ने निया का ऑफर ठुकरा दिया। क्या सिया की असलियत कुछ और है? क्या राघव सिया को खोज पाएगा? क्या सच में सिया का एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये किसी की चाल है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।